नमस्कार दोस्तों, राम राम। है ना, ये सेट तक देख चुके हैं। राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन है, सभी के लिए काम के हैं। तो चलिए पूर्व धारणा ना बनाएं और हर एक फैक्ट को, तथ्य को समझते हुए आराम से पढ़ते हुए याद करते चलें, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, वहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चनों को दिया जाता है। ठीक है, और ये 2026 के आए हुए क्वेश्चन हैं, सभी के लिए काम के हैं। बताइए सेट में क्या करें। सेट में गोहिल वंश ने मेवाड़ में शासन किया। अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौ से खां से संबोधित करता है। अबुल फजल कर्नल टोड इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। इस वंश का नामकरण इसी वंश के प्रताप शासक गोहिल के नाम से हुआ। सेट में सी है भाई। सी का मतलब ए बी डी है, ए बी और डी है। गोहिल वंश ने मेवाड़ में शासन किया। अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक, ये बताइए। थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी को युद्ध को थर्मोपल्ली किसने कहा था? थर्मोपल्ली में जैसे कि ली है लास्ट में, हल्दी घाटी में टी है ना, तो इसी प्रकार बुंदायूनी है ना, सिमिलरिटी। हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली, बुंदायूनी है ना, तो ली टी है ना, ऐसे। ठीक, और वो जो मेवाड़ का मैराथन है ना, मेवाड़ का मैराथन, वो जैसे मेवाड़ का मैराथन तो रह है। ठीक है, किसको कहा गया है? जैसे कि मेवाड़ में बह है, दी बेर है। ठीक, मेवाड़ का मैराथन किसको कहा गया है? दी बेर को। जैसे मैराथन में रह है तो दी बेर है। ठीक है, यहाँ पर मेवाड़ में बह है तो दी बेर में भी बह है। ठीक है, ये किसने कहा था? बताइए, ये किसने कहा था? मेवाड़ का मैराथन, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? सेट में सी, ए बी और डी है। गोहिल वंश ने मेवाड़ में शासन किया। अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौ शेखा से संबंधित करता है। इस वंश का नामकरण इसी वंश के प्रताप शासक गोहिल के नाम से हुआ। ठीक है, गोहिल वंश ने मेवाड़ में शासन किया। अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौ शेखा से संबंधित करता है। इस वंश का नामकरण इसी वंश के प्रताप शासक गोहिल के नाम से हुआ। और थोड़ी छूटे हैं कुछ। राजस्थान के निम्न शासकों को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 59 सी है इसमें, यानी कि बप्पा रावल, फिर रावल रतन सिंह, फिर महाराणा कुंभा, और ये राणा सांगा है। ये याद नहीं हुआ है ना, दोबारा से देख लेते हैं। 58 में ए, 58 के का मतलब ये है 2 3 4 1, 2 3 4 और 1 है। क्वार्टज ऑप्टिकल उपकरण, बर्मिक्यूलाइट विद्युत कुचालक, वोल्स्टोनाइट पेंट में पूरक फिलर, मैग्नेसाइट उच्च ताप से ईंट है। समझ में नहीं आई बात। क्वार्टज बोलते हैं ऑप्टिकल उपकरण। बर्मिक्यूलाइट विद्युत कुचालक है। बर्मिक्यूलाइट विद्युत कुचालक है। अब विद्युत को कुचालक तो जैसे कि वो अभ्रक वो भी होते हैं। बर्मिक्यूलाइट विद्युत कुचालक, वोल्स्टोनाइट पेंट में पूरक फिलर, मैग्नेसाइट उच्च ताप सह ईंट है। यानी कि ये नाम से ही पता चल रहा है चढ़ने को तो, लेकिन ये क्वार्टज का कुछ समझ में नहीं आ रही। क्वार्टज ऑप्टिकल उपकरण, बर्मिक्यूलाइट विद्युत कुचालक, वोल्स्टोनाइट पेंट में पूरक फिलर, मैग्नेसाइट उच्च ताप सह ईंट है। जूनागढ़ दुर्ग कोई दिक्कत नहीं है, बीकानेर है। कैसे करणी माता, कैसे कोलायत, कैसे किशन पक्ष, कैसे करण महल, कैसे कावा, कैसे कतरियासर, कैसे ककड़ी, सबसे ज़्यादा उत्पादन ठीक बीकानेर है। गैजनेर बीकानेर है। 57 में भी 3 4 1 2 3 4 फिर 1 और 2। जूनागढ़ बीकानेर है। बहरानगढ़ जोधपुर है। आमेर दुर्ग जयपुर है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। आगे चलते हैं, देख चुके हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक, अदरक प्रिंट वगैरह आ रही है। राजस्थान में लॉन्च की गई गेहूँ की संवर्धित किस्में है। ठीक, राजस्थान सौर ऊर्जा संयंत्र निम्न से उच्चतम स्थापित क्षमता के अनुसार व्यवस्थित करें। राजस्थान के कृषि फसली उत्पादन भारत में उसके स्थान पर रैंकिंग के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें ना, देख चुके हैं 2 2 3 3 बार। 61 में बी है। बी का मतलब ए बी सी डी है। ए बी सी और डी। राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद से शुरू हुई। अब जैसे कि भाई नसीराबाद में बे है ना, तो इसका मतलब है ये जो 28 तारीख आएगी। अब ये 8 का ये जो ऊपर का मुंडा है ना, तो ये जो वह है इस प्रकार का ही तो है। तो 28 मई है ना, 1857 को नसीराबाद में हुआ था। राजस्थान में 1857 में क्रांति नसीराबाद से शुरू हुई। राजस्थान में क्रांति 28 मई 1857 को शुरू हुई थी। फिर टोंक का नवाब वजीर उद्दौला ब्रिटिश समर्थक था। धौलपुर के महाराजा भगत सिंह ब्रिटिश का समर्थन कर रहे थे। ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी है। आगे चलते हैं।
जूनागढ़ दुर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 62 में डी, ABCD, यानी कि जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। करण महल है ना, ये भी बीकानेर में है। कतरियार सर, ठीक है, जसनाथ जी, यह राठौड़ शासक राय सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। राठौड़ शासक, ठीक है, राठौड़ शासक। राठौड़ तो भाई वहाँ थे मारवाड़ में, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल से कौन सा मित्र थे? जय नारायण। जूनागढ़ दुर्ग के महल मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित है। गंगा निवास नामक एक कक्ष है, ठीक, गंगा निवास ध्यान रखना है। और वो गंगा मंदिर है ना, वो तो भरतपुर में है। भोजी लंबरदार वो भरतपुर है, लेकिन गंगा निवास नामक एक कक्ष ये जूनागढ़ में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 63 में बी है, AC और D। लक्की मेला भर्तृहरि नामक स्थान पर आयोजित होता है। भर्तृहरि राजा थे और पिंगला रानी उनकी पत्नी थी। उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। प्रसिद्ध सासबाहु मंदिर है ना, देख चुके हैं इनको शायद 65 तक। 64 में नागदा है, 65 में सी, बस 64 में सी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। प्रसिद्ध सासबाहु मंदिर नागदा में स्थित है, ठीक है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है भाई सासबाहु मंदिर। निम्नलिखित प्रजामंडल को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 65 में डी, यानी कि जयपुर प्रजामंडल 1931, फिर मारवाड़ प्रजामंडल 1934, फिर बीकानेर प्रजामंडल, ये 36 का आंकड़ा फंस गया भाई बीकानेर हो ना, मेघराम बैद जी ने स्थापना की थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना, ये डेट का ध्यान नहीं है कोटा का, ठीक, ABCD। निम्नलिखित को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। करिए भाई, क्या करें मैंने में। 66 में तो पहले सबसे पहले तो मतसंग है, मैं से मतसंग, मैं से शोभा राम है कुमावत, ठीक है। तो फिर काल के अनुसार व्यवस्थित करें। जब इसमें आ जाएगा 66 में बी, ABDC, ठीक, ABDC। एक के बाद में दो के बाद में तीन के बाद में ये 4 है। निम्नलिखित को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फिर राजस्थान संघ है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू आए थे। और जो वैसे बृहत है वैसे सरदार वल्लभ भाई, है ना, वल्लभ भाई का वह, तो बृहत का उद्घाटन करने सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संयुक्त राजस्थान है वो जवाहरलाल नेहरू है। निम्नलिखित को काल के अनुसार व्यवस्थित करें। जब राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, फिर संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान संघ है। राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान और संयुक्त राजस्थान संघ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। बृहत्तर वो आ जाएगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होना चाहिए इसमें ना, बृहत्तर। ये संयुक्त 2 बार दे रखा नहीं, कन्फ्यूज़ करने के लिए है। कन्फ्यूज तो नहीं है, सही है वैसे शुद्ध रूप में देखे जाए तो। राजस्थान संघ, फिर संयुक्त राजस्थान, फिर संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान संघ है। और अगर 5वें चरण की बात करें ना तो भाई 15 ही तारीख है, 5वां ही महीना है, और ये है 1949। 48 में कितने हुए थे? 1948 में चरण एकीकरण 3 हुए थे, यानी कि मार्च में 2, अप्रैल में 1, 18, फिर 25 मार्च है ना, और वो अगला है वो 18 अप्रैल है, ठीक है। और जो चौथा हो जाएगा, और फिर पंचम में ना 5 ही तारीख है, 15/5/1949। 7 चरण हुए थे। 66 में भी राजस्थान के निम्नलिखित कृषक आंदोलन को काल के अनुसार व्यवस्थित करें। जब करिए भाई, बिजोली किसान आंदोलन सबसे पहले आना चाहिए ना, ये तो सबर में ही है। अब बूंदी है ना, बूंदी से जैसे कि नैनूराम, नैनूराम, ठीक, जैसे कि ऊ की मात्रा है ना, नैनूराम। तो बूंदी किसान आंदोलन से नैनूराम है। भरतपुर किसान आंदोलन वो भोजी लंबरदार है, ये 1931 होना चाहिए। बीकानेर किसान आंदोलन, बिजोली किसान आंदोलन। जब सबसे पहले अपन कौन सा ले में ये ले लेते हैं, जब ये संबंध में ही है तो फिर भरतपुर, बूंदी और बीकानेर। अब इसमें क्या ही करें, भरतपुर किसान, बूंदी किसान, नहीं भरतपुर
भरतपुर देखते हैं, ए बी है क्या भाई, ए बी है, देखते हैं दिखाने है क्या 67 में, नहीं बिल्कुल गलत है, इसमें बी है। ठीक है, बी का मतलब है बिजौलिया किसान आंदोलन, फिर बूंदी किसान आंदोलन, फिर है भरतपुर किसान आंदोलन, और ये है बीकानेर किसान आंदोलन। तो बिजौलिया किसान आंदोलन, ठीक है, बिजौलिया किसान आंदोलन, ये बिजौलिया देख वैसे बी से बिजौलिया, बी से विजय सिंह पथिक, और ये भीलवाड़ा है, बिजौली कहाँ है, भीलवाड़ा है। भरतपुर में भोजी लंबरदार थे, बूंदी में जैसे कि नैनूराम है, और वो जो अगर बेंगू की अगर बात करता ना, बेंगू, तो बेंगू से रामनारायण चौधरी है, वो शहीद होने वाले थे, रूपा जी और कृपा जी। और वो डोंग जी जवाहर जी संबंधित थे ना, वो कहाँ से संबंधित थे, वो सीकर से संबंधित थे। किशोरी देवी है ना, वो भी सीकर से संबंधित है। जब बिजौली किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, फिर बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर है भाई सबसे पहले लास्ट में, यानी बिजौलिया वो तो क्लियर था, लेकिन इसके बाद में है बूंदी, ठीक, सेकंड पे बूंदी के बाद में है भरतपुर। तो बिचौलिया वो क्रम और होगा, लेकिन इसमें बीच में छोड़ छोड़ के दिया है इसने। तो बिचौलिया के बाद में बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी के बाद में भरतपुर किसान आंदोलन, फिर है बीकानेर किसान आंदोलन। ठीक है, आगे चलते हैं। बात किसी कहानी को कहने, है ना, ये अल्पविराम है। बात किसी कहानी को कहने और सुनने के समान विधा है तथा तीनों रूपों में उपलब्ध है, गद्य और पद्य और गद्य पद्य। अचलदास खिचड़ी बचनिका और घड़िया जग्गारी कही बात कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। जब है ना, ये तो कुछ समझ में आ रही है, लेकिन गद्य और पद्य, बात तो सिर्फ गद्य ही आना चाहिए। देखते हैं 68 में सी है, सी का मतलब ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है, तो ए सही है भाई, आई समझ में। बात किसी कहानी को कहने और सुनने के समान विधा है तथा तीनों रूपों में उपलब्ध है भाई, बात आई बात समझ में। यही नहीं कि गद्य गद्य हो, बात मतलब कहानी, तो गद्य पद्य और गद्य पद्य, ठीक, गद्य भी है, पद्य भी है और गद्य पद्य भी है, ये इसमें गलती है। तो 68 में सी है, 68 में सी का मतलब ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। फिर जब लौकिक धर्मपेक्ष संस्कृत कठोर और शब्दाडंबर पूर्ण बन गई हो तो प्राकृत ने इसका स्थान लिया। जब प्राकृत दूर है बन गई तब अपभ्रंश विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में विकसित हुई। उपरोक्त कथन कालक में नीचे दिए विकल्पों में सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। मतलब जब लौकिक धर्मनिरपेक्ष संस्कृत कठोर और शब्दाडंबरपूर्ण है ना, आडंबरपूर्ण ऐसे आ रहा है इस मंदिर में, शब्दाडंबरपूर्ण बन गई तो प्राकृत ने इसका स्थान लिया। जब प्राकृत दूरे बन गई तब अपभ्रंश विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में विकसित हुई। यह है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, जब लौकिक धर्मपेक्ष संस्कृत कठोर और शब्दाडंबरपूर्ण बन गई तो प्राकृत ने इसका स्थान लिया। जब प्राकृत दूरे बन गई तब अपभ्रंश विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में विकसित हुई। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, जब प्राकृत दूरे बन गई तब अपभ्रंश विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में विकसित हुई। राजस्थानी बोलियों के निम्नलिखित क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण के अनुसार व्यवस्थित करें। जब राजस्थानी बोलियों के निम्नलिखित क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण के अनुसार व्यवस्थित करें। जब जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ठीक है, अब ये अपना राजस्थान है तो क्या करना है, दक्षिण के अनुसार उत्तर से दक्षिण यूँ जाना है। तो सबसे पहले तो आ जाएगी शेखावाटी, बी लीजिए भाई, बी ये गया तो हो रहा है सही। बी के बाद में आ जाएगा कौन सा, बी के बाद में ढूंढानी आ जाएगी, ढूंढानी। बी के बाद में ए के बाद में फिर हाड़ौती है और बागड़ी नीचे, बागड़ी यहाँ है, हाड़ौती यहाँ है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, शेखावाटी सीकर झुंझुनू वगैरह है ना इधर। और जो ढूंढानी है वो जयपुर के आसपास क्षेत्र में। ढूंढानी बोली है किसकी है, दादू जी की है। 3 अक्षर ढूंढानी में, 3 अक्षर ढूंढानी दादू जी में है।
और दो ये ढूंढानी है, वो बोली किसकी है, इनकी जैसे कि तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोला ना, ढूंढानी के ऊपर बोलियाँ हैं। ये जयपुर है, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है ढूंढानी। 70 में भी, ठीक, क्षेत्र में भी है। RAC राजस्थान पुलिस की विशिष्ट विंग है। RAC का पूर्ण रूप क्या है? 71 में ए, राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी है, ठीक है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी 71 में, जब जैसे कि 71 है ना, 71 का तय है राजस्थान आर्म कास्टेबुलरी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? पक्षी तो घोड़ामणि है। घोड़ामण का वैज्ञानिक नाम बताइए भाई। घोड़ामण का तो पता नहीं है, लेकिन जैसे कि एक तो खेजड़ी का पता है, ठीक है। खेजड़ी में जैसे कि की मात्रा ज़्यादा है तो प्रिंसेस सेप्सिरिया है। और जो रोहिड़ा है ना, रोहिड़ा पुष्प है, उसका याद है भाई, प्यारा नाम है, तो ये भी प्यारा नाम है, जैसे टिकुमिला अंडुलेटा, टिकुमिला अंडुलेटा रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। ये पक्षी घोड़ावण का पता नहीं है भाई। 72 में भी घोड़ावण। चित्तौड़ दुर्ग को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह दिल्ली में गुरुग्राम और तुगलकाबाद के मार्ग में है ना। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया था, और रणथंभौर का कर दिया था मोमिनाबाद, ठीक है। 73 में सी है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, सिर्फ ए सही है। चित्तौड़ दुर्ग को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह दिल्ली से गुरुग्राम और तुगलकाबाद के मार्ग में स्थित है। ये गलत है, सैन्य दुर्ग, ठीक। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सैन्य दुर्ग है भाई, ठीक है, सैन्य दुर्ग है। वो ना ऑप्शन ये देगा, सैन्य दुर्ग है, ठीक है, गिरी दुर्ग है, वन दुर्ग है, ठीक है, यहाँ पर अरण्य दुर्ग है। बन गया शानदार क्वेश्चन। तो चित्तौड़गढ़ कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ सैन्य दुर्ग है। और जैसे कि सिवाना है ना, सिवाना में बे आ रहा है ना, तो ये वन दुर्ग है। और रणथंभौर को और बता दे भाई, लागते इसी 77 में। रणथंभौर का ये गिरी दुर्ग होना चाहिए भाई, गिरी दुर्ग, रणथंभौर गिरी दुर्ग, ठीक, रणथंभौर गिरी दुर्ग। अब पार्क दुर्ग तो 2 है, एक तो बीकानेर है, एक लोहागढ़ भरतपुर है। 73 में सी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है ना, जब 73 में सी, 73 में सी मतलब ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। चित्तौड़ दुर्ग को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है, सैन्य, कोई दिक्कत नहीं है भाई, युद्ध सबसे ज़्यादा इधर ही हुआ था, है ना, तो सैन्य, ठीक। अकबर ने अजमेर शहर के मध्य में एक दुर्ग बनवाया जिसे अकबर का दौलताबाद भी कहते हैं। यह राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग वास्तुकला प्रणाली के अनुसार निर्मित किया गया था। जब 74 में ए है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। यानी कि अकबर ने अजमेर शहर के मध्य में एक दुर्ग बनवाया, ठीक, अजमेर शहर का, ये तो जानते हैं अपन, अकबर का जो महल है वो अजमेर में है, और जो जहांगीर का महल है ना वो मध्य प्रदेश में है। अकबर ने अजमेर शहर के मध्य में एक दुर्ग बनवाया जिसे अकबर का दौलता खाना भी कहते हैं। यह राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग वास्तुकला प्रणाली के अनुसार निर्मित किया गया है। मुस्लिम दुर्ग वास्तुकला प्रणाली के अनुसार निर्मित किया गया था। अकबर का दौलता खाना अजमेर है, अकबर का दौलता खाना अजमेर है। विघटन वर्तमान सदन की अवधि समाप्त करता है और आम चुनावों के पश्चात नवीन सदन गठित होता है। विधेयकों के साथ क्या गठित होता है? जब 75 में डी है, डी का मतलब सी और डी है, ठीक है, सी और डी है, सी और डी। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किंतु राज्यपाल की अनुमति के लिए लंबित विधेयक व्यपगत नहीं होता। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किंतु राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा गया विधेयक व्यपगत नहीं होता। कुछ समझ में नहीं आई बात। 75 का मतलब डी है, डी का मतलब सी और डी है, तो सी और डी। विघटन वर्तमान सदन की अवधि समाप्त करता है और आम चुनावों के पश्चात नवीन सदन गठित होता है। विधेयकों के साथ क्या गठित होता है? राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किंतु राज्यपाल की अनुमति के लिए लंबित विधेयक व्यपगत नहीं होता है। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किंतु राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा गया विधेयक व्यपगत नहीं होता है। व्यपगत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विल पास्ड बाई राजस्थान विधानसभा वट रिटर्न बाई द प्रेसिडेंट ऑफ ए रिकॉन्सिडरेशन डज नॉट लैप्स, व्यपगत नहीं होता।
डज नॉट लैप्स। ये शायद ये व्यपगत है ना, शायद ये समाप्त की बात कर रहा है, लैप्स। ठीक, तो 75 में डी, COD। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किंतु राज्यपाल की अनुमति के लिए लंबित विधेयक व्यपगत नहीं होता। लंबित है ना, पेंडिंग में जो राजस्थान विधानसभा पारित किंतु राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा गया विधेयक व्यपगत नहीं होता। ठीक, लैप्स, नॉट लैप्स। चंबल परियोजना से संबंधित है, सी का मतलब है ABD। ठीक है, A, B और D। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की भागीदारी वाली बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत का सृजन और सिंचाई है। केंद्रीय जल विद्युत बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई थी। कौन से राज्य अरावली हरित दीवार भित्ति परियोजना का भाग है? 77 B, यानी कि A, C और D। गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब नहीं है भाई। ठीक है, अगर इस प्रकार से अरावली को देखें कि भाई ये अरावली है ना, तो गुजरात आ जाएगा, फिर हरियाणा और पंजाब, दिल्ली नहीं आएगा। तो गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली नहीं है। ACD। राजस्थान के कौन से आर्द्रभूमि स्थल वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में जोड़ गए? 3 जोड़े थे भाई, एक तो मेनार गांव उदयपुर है, ठीक है, और एक ये खींचन है ना, फलोदी है। पुष्कर झील तो नहीं है इसमें, ऑप्शन ये 2 ही दे रखा है इसने। अब होने को अब है ना 5 हो चुके हैं 2025 में। 2025 में 3 जोड़े थे, एक तो खींचन जोधपुर का, और ये मेनार उदयपुर का, और सिलीसेठ झील अलवर का, सिलीसेठ झील अलवर का। ठीक, और जो सावर है वो पहले से ही था, और जो सावर पहले से ही था और केवलादेव पहले से ही था। अब इनमें सबसे पहला कौन सा था, सावर या केवलादेव? शायद सावर था या केवलादेव था, बताइए। इन सब ये दोनों में सबसे पहले कौन सा था, सावर या केवलादेव? सावर होना चाहिए, सावर। 78 में C। ठीक, BC। खींचन फलोदी है, मेनार गांव उदयपुर है। कुल अब कितने हो चुके हैं अपने देश में? हो चुके हैं शायद 99 हो चुके हैं, 99। ठीक, 99। अपने राजस्थान में कितने हैं अब? राजस्थान में 5 रामसर साइट है, और वो है ना आर्द्रभूमि, वो उनकी संख्या हो चुकी है 40। 5 रामसर साइट है, 40 वो है। ठीक, कुल जो है भारत में वो 99 ही है, और देख लेना ना। 78 में C। निम्न में कौन सी योजना सरकारी सूचीबद्ध चिकित्सालयों में जन्मी और कक्षा 12 तक सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कन्या बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए प्रदान करने का? वो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लाडो प्रोत्साहन योजना। ठीक है, यानी कि 75,000 BA कर लेंगे तब मिलेगी लास्ट राशि। ठीक है, और जो अगर तीसरी कक्षा है ना, तो उसमें जब एडमिशन है तो उसमें मिलेगा 4,000। 10वीं है तो 10 का, जैसे 10 है तो 10 का डबल कर दीजिए भाई, 20। ठीक है, और जैसे कि 12वीं है ना, तो 12वीं को बार देनी, 24, शायद 25,000 है, 24,000 है शायद, ये देखना पड़ेगा भाई, मिसमैच हो रहा है ना, कि भाई जो पहली जो किस्त है ना, पहली किस्त और दूसरी किस्त, वो तो मिलती है चिकित्सा विभाग के माध्यम से। अब ये जो 4 किस्त है ना, ये मिलती है स्कूल विभाग के माध्यम से। ठीक है, और ये जो फिर रही लास्ट कौन सी, 4 2 6, अब ये जो है ना लास्ट की 7वीं, ये स्वयं बालिका के खाते में दी जाती है, और ये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है। इसकी जो योग्यता है, या तो 21 साल होनी चाहिए या फिर BA, दोनों होने चाहिए, 21 साल और BA, तब मिलते हैं, स्वयं बालिका के खाते में जाते हैं। 79 B है, लाडो प्रोत्साहन योजना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना में सरकारी सूचीबद्ध चिकित्सालय में जन्मी और कक्षा 12 तक सरकारी विद्यालय, अब इसमें प्राइवेट भी स्कूल ले लिए गए हैं इसमें, लाडो योजना में अध्ययनरत कन्या बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए प्रदान करने का प्रावधान है, लाडो प्रोत्साहन योजना। तो फिर पहली और दूसरी अस्पताल के माध्यम से मिलती है। ठीक है, अस्पताल। 4 जो किस्त है वो स्कूल के विभाग के माध्यम से मिलती है, और जो लास्ट की है 7वीं, वो उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से दी जाती है, और बालिका के स्वयं के खाते में। उसकी योग्यता है या तो 21 साल होनी चाहिए, दोनों ही होनी चाहिए, 21 साल और BA। ठीक, ऐसे नहीं है कि भाई 21 साल होगी और पढ़ाई छोड़ दी, नहीं, 21 साल और BA दोनों होना चाहिए, बालिका के स्वयं के खाते में आते हैं ये।
79 में भी है लाड़ो प्रोत्साहन योजना। जब पहली दूसरी तो होगी, ठीक है। अब 5वीं कक्षा में एडमिशन पर कितने मिलता है, छठी पे कितना है वो देखना पड़ेगा ना, ध्यान नहीं है। 79 में भी लाड़ो प्रोत्साहन योजना। ECCE का पूरा नाम है 80 में डी है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCI, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE की फुल फॉर्म है भाई ये। एस्पायर अवार्ड युवा विद्यार्थियों की विज्ञान में अभिरुचि को बढ़ावा देता है तथा उनकी विज्ञान संबंधी परियोजनाओं का अनुसमर्थन करता है। यह योजना विज्ञान संकाय के 11 और 12 के विद्यार्थियों को लक्षित करती है। 81, जब 81 में सी है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। एस्पायर अवार्ड युवा विद्यार्थियों की विज्ञान में अभिरुचि को बढ़ावा देता है तथा उनकी विज्ञान संबंधी परियोजना का अनुसमर्थन करता है। एस्पायर अवार्ड किससे है, विज्ञान से। एस्पायर अवार्ड है ना, विज्ञान से है। एस्पायर अवार्ड विज्ञान से है। भारत में शिक्षा गैर लाभकारी क्रियाकलाप माना जाता है। भारत में शिक्षा गैर लाभकारी क्रियाकलाप माना जाता है, क्या बात सही है? उच्चतम न्यायालय ने TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य में बाद में विद्यार्थियों को असीमित लाभ कमाने की अनुमति दी थी। 82 में सी। दोबारा देखते हैं, 82 में सी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही है। भारत में शिक्षा गैर लाभकारी क्रियाकलाप माना जाता है, ये सही है, ये सही नहीं है। छोड़ते हैं। फिर एस्पायर अवार्ड युवा विद्यार्थियों को विज्ञान में अभिरुचि को बढ़ावा देता है तथा उनकी विज्ञान संबंधी परियोजना का अनुसमर्थन करता है, ये सही है। 81 में सी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। फिर गार्गी पुरस्कार अनुपूरित योजना, BOCW योजना, इनको सम्मिलित कीजिए भाई। तर्रासी में बी है, ठीक है। अब बी का मतलब है 1, 3 और 2, 1, 3 और ये 2। गार्गी पुरस्कार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। अनुपूरित नहीं, गार्गी पुरस्कार माध्यमिक शिक्षा विभाग है ना। 1, 3 और 2, 1, 3, 2, 1, 3 और 2। गार्गी पुरस्कार माध्यमिक शिक्षा विभाग। अनुपूरित योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। BOCW योजना श्रम विभाग है। गार्गी पुरस्कार, तो गार्गी पुरस्कार है माध्यमिक शिक्षा विभाग, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग। गार्गी पुरस्कार है माध्यमिक शिक्षा विभाग, ठीक है। अनुपूरित योजना यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अनुपूरित योजना। फिर BOCW योजना श्रम विभाग करिए। गार्गी पुरस्कार माध्यमिक शिक्षा विभाग। अनुपूरित योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, BOCW योजना श्रम विभाग। गार्गी पुरस्कार माध्यमिक शिक्षा विभाग। अनुपूरित योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, BOCW श्रम विभाग है। NEP 2020 के संबोधन नई शिक्षा नीति है ये, जब इसमें 25:1 है अनुपात। 84 में बी में ABC, A, B और C। प्रत्येक विद्यालय स्तर पर 30:1 से कम PTR सुनिश्चित किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े दुर्बल विद्यार्थियों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में 25:1 से कम PTR का लक्ष्य रखा गया है। मतलब है ना, छात्र शिक्षक अनुपात की बात है। अब वो आबादी क्षेत्र जनजाति बहुल है ना, वहाँ है 25:1, यानी 25 बच्चों पर एक टीचर रहेगा। और वो नॉर्मल वाले क्षेत्र है ना, वहाँ है 30:1, 25:1। PTR का है बालक शिक्षक अनुपात। 5-3-3-4 ये से नई शिक्षा नीति है, ठीक है। तो फिर प्रत्येक विद्यालय स्तर पर 30:1 से कम PTR सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय स्तर पर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े दुर्बल विद्यार्थियों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में 25:1 से कम PTR का लक्ष्य रखा है। PTR का अर्थ है बालक शिक्षक अनुपात। 30 और 25। RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये लागू हुआ था 2010।
ठीक, अपने राजस्थान में हुआ था 2010 में, है ना। और किस वर्ष लागू हुआ? आरटीआई पढ़ दिया चक्कर में। 85, 2010 सही है। आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2010। ठीक, राजस्थान में कब लागू हुआ था? 2010 में। आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये पारित हुआ था 2009 से संबंधित है ये, है ना। किस वर्ष लागू हुआ था? 2010। 85 में ये है। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के अनुसार विद्यालय में प्रवेश के लिए आयु के साक्ष्य हैं 86। अब है ना, जैसे कि पहली कक्षा में एडमिशन लेगा ना बच्चा, तो नई शिक्षा नीति के तहत है ना, जो राजस्थान जो राज्य है उसने 5 साल कर दी है। ठीक है, यानी कि सरकारी स्कूल में जो बच्चा एडमिशन लेगा वो 5 साल से कम का नहीं होगा। ठीक है, 5 साल से अधिक का होना चाहिए। पहले 6 साल थी, जो 6 साल से हटा के 5 साल कर दी है। 86 86 का मतलब है ABC, A, B और C। 2011 के अनुसार विद्यालय में प्रवेश के लिए आयु के साक्ष्य हैं आंगनबाड़ी रिकॉर्ड, माता पिता अथवा अभिभावक द्वारा बालक की आयु की घोषणा, चिकित्सालय सहायक परिचारिका और दाई ANM पंजी का रिकॉर्ड। आंगनबाड़ी रिकॉर्ड, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार विद्यालय में प्रवेश के लिए आयु के साक्ष्य हैं आंगनबाड़ी रिकॉर्ड, माता पिता अथवा अभिभावक द्वारा बालक की आयु की घोषणा, चिकित्सालय सहायक परिचारिका और दाई ANM पंजी का रिकॉर्ड। ठीक है, फिर 86 के बाद में 87। आरटीआई अधिनियम 2009 के उपबंध कौन से हैं? 87B, A, B, C, A, B और C। यह 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 5 में स्थानांतरण चाहने के अधिकार का उपबंध है। गैर सरकारी गैर अनुदानित संस्थाओं को EWS से संबंधित न्यूनतम 25% बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी होगी। B, दोबारा से देखते हैं। 87B का मतलब है ABC, A, B और C। यह 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। निम्न में से आरटीआई अधिनियम 2009 के उपबंध कौन से हैं? ठीक है, 2009 लागू कब हुआ था? 2010, 1 अप्रैल 2010 सही है क्या? आरटीआई अधिनियम की धारा 5 में स्थानांतरण चाहने के अधिकार का उपबंध है। गैर सरकारी गैर अनुदानित संस्थाओं को EWS से संबंधित न्यूनतम 25% बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी होगी। यह 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 21A में है ये। ठीक, वो नीति निर्देशक तत्व है ना, उनमें है भाई ये नीति निर्देशक तत्व। 21 है ना, वो तो अनुच्छेद 21 तो प्राण में देख स्वतंत्रता से है। यह 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 5 में स्थानांतरण चाहने के अधिकार का उपबंध है। गैर सरकारी गैर अनुदानित संस्थान को EWS से संबंधित न्यूनतम 25% बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी होगी। ठीक है भाई, 87। ठीक, 87 में B है। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत किस क्षेत्र को तेंदुआ संरक्षण रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है? 88A है। अमरक महादेव, ये क्वेश्चन है ना, उसमें भी आ चुका है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी। अमरक महादेव उदयपुर। धावा डोली वन्य अभयारण्य जोधपुर में, ये सही है क्या? अशोक विहार जयपुर। फुलवारी की नाल पाली, तो अमरक महादेव जयपुर है ये। और ये धावा डोली ये वन्य अभयारण्य ये जोधपुर में है। अशोक विहार ये जयपुर है। फुलवारी की नाल पाली है। दोबारा से देखते हैं। तेंदुआ संरक्षण रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अमरक महादेव उदयपुर। अब ये सही है क्या? अपन को तो यही देखना है कि भाई धावा जो डोली वन्य अभयारण्य वो जोधपुर में है, अशोक विहार है वो लग तो ये ऐसा ही रहा है कि जो जयपुरी है। फुलवारी की नाल तो माउंट आबू सिरोही है। पाली तो नहीं, क्या है पता भाई, वो पाली का भी कुछ क्षेत्र हो।
ठीक है। 88 में ए है। ये बताइए धावा या डोली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर की स्थापना जोधा ने की थी। अशोक विहार, फुलवारी की नाल, माउंट आबू सिरोही होना चाहिए, है ना। और देख लेना भाई। बैलों से खेती योजना के अंतर्गत पात्र अहरक किसानों को वार्षिक रूप से कितनी राशि प्रदान की जाती है? 89 में भी वार्षिक रूप से 30,000 है। बैलों से खेती योजना के अंतर्गत पात्र अहरक किसानों को वार्षिक रूप से कितनी राशि प्रदान की जाती है? 30,000। ये भी बढ़िया है, 30,000। भारत का प्रथम RDSO शोध अभिकल्पना और मानक संगठन समर्पित परीक्षण ट्रैक बांसवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है। यह ट्रैक उच्च गतित रोलिंग स्टॉक के संगठन परीक्षण के लिए है। पता नहीं, 90 में डी। ऐसा ही नहीं है लेकिन आर सही है। ऐसा ही नहीं है लेकिन आर सही है। यह ट्रैक उच्च गतिक रोलिंग स्टॉक के सघन परीक्षण के लिए है। भारत का प्रथम RDSO शोध अभिकल्पना और मानक संगठन समर्पित परीक्षण ट्रैक बांसवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है। यह ट्रैक उच्च गतिक रोलिंग स्टॉक के सघन परीक्षण के लिए है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ये सही है भाई। यह ट्रैक उच्च गतिक रोलिंग स्टॉक के सघन परीक्षण के लिए है। उच्च गतिक रोलिंग स्टॉक। अब ये संस्कृत के हैं ये क्वेश्चन, है ना। तो संस्कृत के तो फिर क्या ही मतलब है। आगे चलते हैं। मर्चकटिकम शूद्रक। मर्चकटिकम शूद्रक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास है। रघुवंशम कालिदास है। और रघुवंशम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास है। मेघदूतम कालिदास है। 106 में क्या है? 106 में सी है। 3 1 2 4। 3 1 2 और 4। मृचकटिकम शूद्रक, महावरी चरित्रम बभूति, दूत घटोत्कचकम भास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। आगे चलते हैं। रामायण चित्रनाटिकम, महाभारत त्रिनाटिकम, ये तो वो था ना वो दिन। चल छोड़ते हैं। संस्कृत के हैं ये, ठीक है। पटनेस कौशल्य भाषा प्रयोगशाला प्रयोगम भाषा शिक्षण भवती, सतत मूल्यांकन से प्रक्रिया भवती, संवेदी प्रेरक। बताइए भाई इसमें क्या करें? ये जो 136 है। किस प्रकार के व्यक्ति हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप और हृदय धमनी रोग, कोरोनरी हार्ट डिजीज जैसी समस्याओं के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं? 36 में ए। टाइप ए व्यक्ति। किस प्रकार के व्यक्ति हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप और हृदय धमनी रोग, कोरोनरी हार्ट डिजीज जैसी समस्याओं के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं? टाइप ए व्यक्ति। फिर संवेदी प्रेरक, पूर्व संविदा संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। 37 में डी है। यानी कि 4 3 2 1 उल्टा है, ठीक है। उल्टा का मतलब है ये। संवेदी प्रेरक, संवेदी अनुभव का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वयन। पूर्व संक्रियात्मक, वस्तुओं का स्थायित्व विकसित होता है। मूर्त संक्रियात्मक, परिवर्तनीय मानसिक संक्रिया विकसित होती है। औपचारिक संक्रियात्मक, प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। संवेदी प्रेरक यानी कि संवेदी अनुभव का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय। संवेदी प्रेरक, संवेदी अनुभव का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय। संवेदी प्रेरक, संवेदी अनुभव का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय। पूर्व संक्रियात्मक, तो फिर वस्तुओं का स्थायित्व विकसित होना। मूर्त संक्रियात्मक, परिवर्तनीय मानसिक संक्रिया विकसित होती है। औपचारिक संक्रियात्मक, प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। कुछ बात समझ में नहीं आई है। संवेदी, संवेदी अनुभव का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय। पूर्व संक्रियात्मक, वस्तुओं का स्थायी संक्रिया ऑपरेशन को बोलते हैं ना। पूर्व संक्रियात्मक, वस्तुओं का स्थायित्व विकसित होता है। मूर्त संक्रियात्मक, परिवर्तनीय मानसिक संक्रिया विकसित होती है। औपचारिक संक्रियात्मक, प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। 38 का मतलब है डी, ठीक है।
यानी कि 1 2 3 4 क्रम से ही है। अति गंभीर बुद्धिलब्धि 20 से 25 से कम, तीव्र 20-25 से 35-40, सामान्य 35-40 से 50-55, बौद्धिक अक्षमता बुद्धिलब्धि स्तर निम्न, बुद्धिलब्धि 55 से 70। औसत बुद्धिलब्धि है ना, और बुद्धिलब्धि का सूत्र तो MA/CA है, MA/CA इंटू 100, MA/CA इंटू 100 है, ठीक, MA/CA इंटू 100 है। लेकिन वो जो है ना जो औसत वो है 90 से 110। तो इसमें डी है। अति गंभीर 20 से 25 से कम, तीव्र बुद्धिलब्धि 20-25 से 35-40, बौद्धिक अक्षमता के बारे में है ये। सामान्य 35 से 40 से 50-55, निम्न बुद्धिलब्धि 55 से 70। कुछ समझ में नहीं आई बात। 38 में डी 1 2 3 4 निम्न। चल छोड़ ना। इंटेलिजे ये डिसेबिलिटीज़ के बारे में कर रहा है, और ये कर रहा है IQ लेवल, ठीक, बौद्धिक अक्षमता से संबंधित है। कंप्यूटर में प्रत्येक इकाई सूचना बाइनरी अंकों में भंडारित की जाती है, जहां 1024 TB के समतुल्य है। जब देखें अगर जैसे कि भाई निबल सबसे छोटी इकाई है, निबल के बाद में है बिट, ठीक है, निबल नहीं, जैसे कि बिट पता नहीं यार, निबल बिट बाइट है, हाँ निबल बिट बाइट है, फिर KB MB GB TB है, TB के बाद में फिर है TB होती है बीड़ी पीने से ना, तो PB पेटाबाइट, PB के बाद में है एक्साबाइट, ठीक है, एक्साबाइट के बाद में जो XYZ होते हैं ना क्रम X Y और Z, तो फिर EXA तो ले चुके हैं अपन, जेटा ले लेंगे, फिर योटा आएगी लास्ट में, ठीक है, फिर BB आ जाएगी ब्रोटाबाइट, और लास्ट में भाई BB है ना वो जियो TB पे TB देख रही है, फिर जियो टाइप है लास्ट में। तो जैसे कि ये हाँ निबल ही है ना, निबल बिट बाइट KB MB GB TB फिर PB के बाद में EXA है, एक्सा के बाद में PB के बाद में एक्सा के बाद में जेटा के बाद में योटा है ना, यानी XYZ क्रम से होते हैं ABCD में, तो Z को पहले ला रहे हैं ना योटा, फिर BB आ जाएगी ब्रोटोबाइट, और PB देख रही है जियो TB पे TB है ना, तो जियो टाइप लास्ट की बड़ी 1024 TB KB MB GB TB, तो GB पकड़ ले, GB मतलब गीगा वाइट। कंप्यूटर के प्रत्येक सूचना बाइनरी अंकों में भंडारित की जाती है, जहाँ 1000 TB के समतुल्य है। KB MB GB और TB, तो TB है ना TB, तो TB 1024 TB के समतुल्य है, तो TB के बाद में KB MB GB TB के फिर बाद में PB आ जाएगा ना पेटाबाइट, तो एक कहाँ सही है, 1 पेटाबाइट 139 सही 1 पेटाबाइट है। अगर वो बैक पूछता ना तो वो बड़ी बात थी। फिशिंग एक गैरकानूनी गतिविधि है जहां प्रमाणिक दिखने वाली मिथ्या वेबसाइट कपटपूर्ण प्रयोक्ताओं को प्रस्तुति की जाती है तथा संवेदनशील सूचना संकलित की जाती है। सर्वाधिक प्रचलित फिशिंग विधि ईमेल स्पूफिंग है। सर्वाधिक प्रचलित फिशिंग विधि ईमेल स्पूफिंग है। 140 में बी AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या नहीं है। फिशिंग एक गैर कानूनी गतिविधि है जहां प्रमाणिक दिखने वाली मिथ्या वेबसाइटें कपटपूर्वक प्रयोक्ताओं को प्रस्तुति की जाती है तथा संवेदनशील सूचना संकलित की जाती है। सर्वाधिक प्रचलित फिशिंग विधि ईमेल स्पूफिंग है। वाइड एरिया नेटवर्क लगभग 1000 किमी के क्षेत्रफल में विस्तृत है। नहीं, ये तो बहुत बड़ा एरिया है। वाइड एरिया नेटवर्क विविध स्थानीय और महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क को असंयोजित करते हैं। दोनों ही गलत लग रहे हैं। 141 में सी ए सही है लेकिन आर सही नहीं है।
वाइड एरिया नेटवर्क लगभग 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत होता है। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, WAN है ये, WAN। और मैन का मतलब क्या है? मल्टीप्लेक्स एरिया नेटवर्क। पैन का मतलब क्या है? पोर्टेबल एरिया नेटवर्क। पैन है ना ये ब्लूटूथ से, तो सबसे छोटा यही है पैन। पैन के बाद में मैन, पैन के बाद में है लैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। पैन, लैन, पैन, लैन, मैन, बैन। पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मल्टीप्लेक्स एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। नेट शिष्टाचार एटिकेट में शामिल है। ACD, प्रतिलिप्ताधिकार कॉपीराइट उल्लंघनों से बचना, साइबर बुली से बचना, साइबर ट्रोल से बचना। नेट शिष्टाचार एटिकेट में शामिल है 42 में A। प्रतिलिप्ताधिकार कॉपीराइट उल्लंघनों से बचना, साइबर बुली से बचना। नेट शिष्टाचार एटिकेट में शामिल है प्रतिलिप्ताधिकार कॉपीराइट उल्लंघनों से बचना, साइबर बुली से बचना, साइबर ट्रोल से बचना। ठीक है, ACD। फिर वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम और एक स्पाइसवेयर भी होता है, और एक ट्रोजन भी होता है, ट्रोजन। 143 में D है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 और 4 है, 43 का मतलब D। वायरस मेलिसा है, वार्म कोड रेड है, ट्रोजन हॉर्स सब 7 है, स्पर्म फिशिंग साइट के लिंक है, स्पैम। अब ट्रोजन है, स्पाइसवेयर है ना, और भी है, समवेयर भी है ना, और काफ़ी है। जैसे वो पूछता है बिंग क्या है। ठीक, बिंग क्या है बताइए बिंग, और एज क्या है? तो बिंग तो है सर्च इंजन। ठीक है, बिंग सर्च इंजन है, और एज है जो ब्राउज़र है। बिंग सर्च इंजन है, एज है जो सर्च इंजन है। पहले बिंग है ना, वो बी से बिंग बेसिक ब्राउज़र कर रखा था, लेकिन ये ब्राउज़र नहीं है, ये सर्च इंजन है। और ये एज है जो ब्राउज़र है। जैसे कि गूगल है वो सर्च इंजन है, और जो क्रोम है वो ब्राउज़र है। 143 में D। वायरस मेलिसा, वार्म कोड रेड, ट्रोजन हॉर्स सब 7, स्पैम फिशिंग साइट के लिंक। बालक विकास की प्रक्रिया के रूप में गाल पर स्पर्श करने से सिर घुमाना और मुंह खोलना बंद हो जाता है। बाल विकास की प्रक्रिया के क्रम में गाल पर स्पर्श करने से सिर घुमाना और मुंह खोलना बंद हो जाता है। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। A 3 से 6 माह के बीच। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण बच्चा मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से कारण जान सकता है और वस्तुओं को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। संज्ञानात्मक में जैसे कि नया आ रहा है ना, तो संज्ञानात्मक दिया था जीन पियाजे ने, और वाइगोस्की ने वो सामाजिकता का सिद्धांत किसने दिया था भाई? जैसे वाइगोस्की में से आ रहा है तो वो वाइगोस्की सामाजिकता का सिद्धांत है। और वैसे वाटसन, ठीक, वाटसन व्यवहारवादी है। ठीक है, व्यवहारवादी। और वो सूझवादी है, वो कौन कौन से हैं? वो हैं जैसे ब्रादामिर कोलर कोप्पा। ठीक है, और जैसे कि स्किनर है ना, उसने कुत्ते और चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था। स्किनर का है क्रिया प्रसूत। कोहलर का है नैतिकता का सिद्धांत। किलपैट्रिक है ना, उसकी है प्रोजेक्ट विधि। और जो हार्वर्ड गार्डनर है ना, उसकी है हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत था वो बहुबुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत है। थर्स्टन है ना, उसका था समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, और गिलफोर्ड बहुआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है। ठीक, और केटल है ना, वो चाय से संबंधित है, यानी चाय की केटली में 16 जड़ी बूटी डाल के पी गए हैं, तो 16 जो PF है ना, वो इससे ही है, केटल से। ठीक है, और जो केटल यानी चाय की केटली, तो केटली से केटल, और जो चाय है वो तरल। बुद्धि का तरलता का सिद्धांत किसने दिया था? केटल। 16 PF किससे है? केटल है। और साइमन विनय वो बुद्धि से संबंधित आ जाएंगे।
ठीक है। स्पीयरमैन है ना, स्पीयरमैन, स्पीयरमैन में जैसे कि दो नाम है ऐसे याद कर रखा है, तो स्पीयरमैन है ना, ये द्विकारक हो चाहे त्रिकारक सिद्धांत, और ये स्पीयरमैन ने दिया था 2 और 3 है ना। और कौन कौन से हैं, और फ्रोबेल है ना, फ्रोबेल 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 यानी बेल, तो वो है फ्रोबेल का है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन किसने दिया था, किसने दी थी, फ्रोबेल ने दी थी। मारिया मोंटेसरी की कौन सी है, मारिया मोंटेसरी की 145 में सी है, मूर्त संक्रियात्मक। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से कारण जान सकता है और वस्तुओं को विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर सकता है। इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त अमूर्त। और इड अहम परा अहम किसने दी थी, इड इड अहम परा अहम ये दी थी भाई साहब, आग लगा दी है ना फ्रायड ने, फ्रायड। ठीक, क्रिया प्रसूति स्किनर है। और एसआर थ्योरी और आर थ्योरी इवान पावलोव, इवान पावलोव ने किस पे किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। 146 में ए है, ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या है। अभिरुचि अभिक्षमता परीक्षण से पूर्वानुमान किया जाता है, कोई व्यक्ति उचित परीक्षण और परिवेश दिए जाने पर क्या करने में सक्षम है। अभिरुचि अभिक्षमता किसी व्यक्ति की कुछ विशिष्ट कौशल अर्जित करने की है ना, जैसे कि अभिरुचि को तो बोलते हैं क्या, अभिरुचि, अभिरुचि को तो बोलते हैं एप्टीट्यूड, ठीक। और अभिक्षमता को बोलते हैं एप्टीट्यूड। अब ये ऑब्लिक में दे रखा है भाई इसने, अभिरुचि एप्टीट्यूड और अभिरुचि एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड अभिरुचि। 46 में ए है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अभिरुचि अभिक्षमता परीक्षण से पूर्वानुमान किया जाता है कि कोई व्यक्ति उचित प्रशिक्षण और परिवेश दिए जाने पर क्या करने में सक्षम है। अभिरुचि और अभिक्षमता है ना, एक ही बात है। अभिरुचि परीक्षण से पूर्वानुमान किया जाता है कि कोई व्यक्ति उचित प्रशिक्षण और परिवेश में दिए जाने पर क्या करने में सक्षम है। अभिरुचि अभिक्षमता किसी व्यक्ति कुछ विशिष्ट कौशल अर्जित करने की क्षमता है। व्यवहारगत उपागम में व्यक्तित्व को परिवेश के लिए व्यक्ति की अनुक्रिया के रूप में देखा जाता है। व्यवहारगत उपागम अनुक्रिया को व्यक्तित्व की संरचना में इकाई के रूप में माना जाता है और विशिष्ट आवश्यकता से संबंधित नहीं होती है। 47 में सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। व्यवहारगत उपागम में व्यक्तित्व को परिवेश के लिए व्यक्ति की अनुक्रिया के रूप में देखा जाता है। व्यवहारगत उपागम में व्यक्तित्व को, ठीक है, परिवेश के लिए व्यक्ति की अनुक्रिया के रूप में देखा जाता है। द behavioral approach web personality is the response of a individual to the environment। व्यवहारगत उपागम में व्यक्तित्व को परिवेश के लिए व्यक्ति की अनुक्रिया के रूप में देखा जाता है। 47 में सी है, ये सही है लेकिन आर सही नहीं है। फिर एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल के रूप में अधिगम सीखने के निम्नलिखित आयाम सम्मिलित है, इन आयामों का सही क्रम है। 38 में ए बी सी और डी। एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल के रूप में अधिगम सीखने के निम्नलिखित आयाम सम्मिलित है, इन आयामों का सही क्रम है। एटीट्यूड्स, ठीक, अभिवृत्तियाँ, एकीकृत ज्ञान, परिष्कृत ज्ञान, फिर मन की प्रवृत्तियाँ। एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल के रूप में अधिगम यानी कि लर्निंग सीखने के निम्नलिखित आयाम सम्मिलित है, इन आयामों का सही क्रम है। अभिवृत्तियाँ, एटीट्यूड्स, एकीकृत ज्ञान, इंटीग्रेटेड नॉलेज, परिष्कृत ज्ञान, रिफाइंड नॉलेज, ठीक है, रिफाइंड नॉलेज, चित्त मन की प्रवृत्तियाँ, चित्त मन की प्रवृत्तियाँ। पियाजे का मानना है कि अधिगम सीखना कुछ प्रक्रियाओं का प्रकार ही है जिनको क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार विभक्त किया जाता है। 49 में सी, ए बी सी डी क्रम से ही है, ए बी सी और डी। आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, समंजन, एकोडोमेशन, अनुकूलन, एडेप्शन, संवैधानिक, इक्विलिब्रेशन। आत्मसातकरण, फिर समंजन, एकोडोमेशन, ठीक, आत्मसातकरण, समंजन, अनुकूलन, साम्यधारण, इक्विलिब्रेशन।
डिसलेक्सिया पठन वैकल्य से पीड़ित बच्चे इनके बीच अंतर नहीं कर पाते। डिसलेक्सिया पठन वैकल्य। पे और फे पठन वैकल्य, तो सी इसमें ही है। कमर और रकम, अच्छा बुरा तो नहीं आएगा, तो डी हटा दे भाई। अगर डी हटाए तो फिर ए बी और सी करें क्या इसमें 150 में? हाँ डी सही है, ठीक है। कमर तथा रकम, सपूत और कपूत, पे और फे, ए बी सी। तो ये था भाई पेपर, ठीक है। टुकड़े टुकड़े में पढ़ चुके हैं इसको, है ना। तो आपके सिलेबस के हिसाब जो भी है सिलेबस, उसके हिसाब से उसके दवा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालें, ठीक है। अभी संस्कृत से तो कोई लेना देना नहीं है और इनको पढ़ चुके हैं, ठीक है। शानदार अच्छे क्वेश्चन थे। अमरख महादेव, उदयपुर, तेंदुआ, ठीक। NEP 2020, गार्गी पुरस्कार, ECC, अमरावती हरिद्वार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ढूंढानी, बात किसी कहानी को, राजस्थान संघ, प्रसिद्ध सास बहु मंदिर, गोहिल वंश, जूनागढ़ दुर्ग, सोयाबीन, गंग नहर में जल का स्रोत, फिर अपनी लेखरा, धारा 21-22-23, स्पैर मानक अवार्ड, मसूरिया की साड़ी, भाखड़ा नहर परियोजना, मॉडल विनियम, अम्बुलक वाता दुविधा, बीकानेर वातायन, विमल बसही, राजस्थान दारा दर्रा कोटा, फिर जल दुर्ग, वन दुर्ग, मेवाड़, फिर टीडवाना, राजस्थान की भील स्थानांतरित है। तो ये पेपर था। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।